नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें आज आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे 13 साल बाद इंसाफ मिला है। किसे इतने लंबे समय बाद इंसाफ मिला है, कैसे मिला है, ये भी आपको बताएंगे। खबर नंबर 2 होगी बैठक में मचे बवाल की। किस बैठक में बवाल हुई ये भी आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 3 होगी पिंक सिटी में मर्डर की। खबर नंबर 4 होगी चूरू में दरिंदगी की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे पैंथर के दहशत की। खबर नंबर 6 होगी कामा को जिले का दर्जा दो। एक बार फिर से कामा को जिले का दर्जा देने की मांग तेज हो चली है। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर खाद के लिए मचे हाहाकार पर। किसान खाद के लिए परेशान है, लंबी लंबी कतारों में लगने को मजबूर है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। सरदार शहर उपचुनाव के बीच भानीपुरा पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रोले से 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। ट्रोले में भरकर शराब की तस्करी की जा रही थी और बताया जा रहा है कि ये शराब गुजरात लेकर जा रहे थे। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मनोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, शराब की तस्करी पूरी जानकारी दीजिए इसे लेकर। जी बिल्कुल, जो चूरू जिले की जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र है वहां अभी उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को यहाँ मतदान होंगे और इस बीच आचार संहिता है वो भी पूरे चूरू जिले में लगी हुई है। और इसी बीच जो भानीपुरा पुलिस है उसने जो डीएसपी टीम है उसकी सहायता से ये कार्रवाई की है। भानीपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए और जो 50 लाख की अवैध शराब है वो एक टोले से जब्त की है। ये जो शराब है वो पंजाब और हरियाणा निर्मित शराब बताई जा रही है, जो कि तस्करी कर गुजरात ले जाया जाना बता रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले के अंदर जो 2 तस्कर जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जाएगी और किसके इशारे पे ये शराब यहाँ लाई गई थी उसके बारे में भी पता किया जाएगा। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी जो कार्रवाई है, जो शराब की गिनती है, कितनी पेटियां शराब है, वो सब अभी कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। जो मेगा हाईवे है उस मेगा हाईवे पे पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। विशेषकर जो डीएसपी टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की और एसपी जो दिगंत आनंद है उनके द्वारा ये निर्देश स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं कि आचार संहिता के दौरान जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसमें किसी भी तरह से अंकुश लगना जरूरी है। और इसी को लेकर पूरे चूरू जिले के अंदर जो पुलिस है वो सक्रिय है। इससे पहले भी बिल्कुल मनोज, अंकुश लगना जरूरी है और यही वजह है कि वो लिंक्स भी खंगाले जाने चाहिए। वो तार जहां तक ये तस्करी का मामला पहुंचा हुआ है उस तार तक भी, उन लोगों तक भी पुलिस के पहुंचे जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है। गैंगस्टर की हत्या के गवाह बृजराज सिंह और उनके साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतारने के करीब 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों ने 12 मई 2009 को मिनाल थाना बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ के पास हत्या के मामले में गवाह बृजराज सिंह और जितेंद्र सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी थी। 13 साल पुराने मामले में आज एडीजे कोर्ट 5 ने 103 पेज का फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर भानु प्रताप, गिरोह के सदस्य नंदू उर्फ नरेंद्र, बिट्टू उर्फ दिग्विजय, भाया उर्फ सतेंद्र, वसीम, शाहिना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में 2 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है जबकि एक आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। सूरज सिंह जो मृतक जितेंद्र के भाई थे, उन्होंने अपनी तरफ से बेगू के अंदर एफआईआर नंबर 129/2009 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी दर्ज कराई थी। उसका ये कहना था, अपनी एफआईआर के अंदर उन्होंने ये कथन किया कि मेरे भाई और जो बबलू बना थे वो लोग बृजराज सिंह वगैरह यहाँ पे थे, तो उनको पीछे से किशन जंगम, वसीम और शाहिना ये लोग वहाँ लेके गए मेनाल और वहाँ पे जितेंद्र सिंह को और बिट्टू को, जितेंद्र सिंह और बृजराज सिंह को, दिग्विजय सिंह और बिट्टू, राजेश कमांडो, भानु प्रताप सिंह, नंदू उर्फ नंद सिंह और
सतेंद्र, इन लोगों ने गोलियों से भून दिया। सुमेर सिंह भी उसमें शामिल थे। कुल 9 लोगों के विरुद्ध ये 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ। और अब बात पिंक सिटी में मर्डर की। करधनी इलाके में मिली युवक की लाश। पेट्रोल पंप के पीछे बाथरूम में एक युवक की लाश बरामद की गई है। चाकू से रेत कर निर्मम तरीके से कर्मचारी की हत्या की गई है। घटनास्थल पर नया चाकू भी बरामद किया गया है। बता दें कि बाथरूम में जाने की बोलकर यह कर्मचारी गया था और इसी दौरान 30 मिनट तक जब वो वापस नहीं लौटा तो साथी कर्मचारी बाथरूम में पहुंचे और इस दौरान अंदर युवक का शव मिला है। तो बाथरूम का दरवाजा बताया जा रहा है कि जब वे पहुंचे तो लहूलुहान हालत में दरवाजा खुला हुआ था और मृतक का शव बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था। तो आशंका जताई जा रही है साजिश के तहत यह हत्या की गई है या खुदकुशी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीरों को दिखाने की स्थिति नहीं थी और इस वजह से इस तस्वीर को ब्लर कर दिया गया है क्योंकि लहूलुहान हालत में युवक का शव मिला है। मेडिकल बोर्ड से इसे पहुंचाकर वहां पर इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 9 दुकान के पास आपको बता दें ये पेट्रोल पंप है जहां पर ये युवक काम करता था। और बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है। कारोबारी से बांसवाड़ा में ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4,20,000 की धोखाधड़ी की गई है। बस स्टैंड पर 2 व्यक्ति और एक महिला ने इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। 4,20,000 के नकली सोने चांदी के आभूषण थमाकर आरोपी रफू चक्कर हो गए। कारोबारी रमेश सोनी की 2 माह बाद शादी होनी थी। लालच में आरोपियों से 4,20,000 देकर नकली आभूषण ले लिए। अब कोतवाली थाने में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने जबरदस्ती सख्ती दिखाई है। मामला संज्ञान में आते ही सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। कॉल डिटेल के आधार पर इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। तो पूरे मामले पर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू के दुधवा खारा थाना क्षेत्र में एक गांव की 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में शनिवार को 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़िता का जिला अस्पताल मेडिकल बोर्ड से मेडिकल भी करवाया है। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता की 7 अगस्त 2022 को आरोपी आलियान शाह से इंस्टाग्राम आईडी पर पहचान हुई। अगले दिन स्कूल जाते वक्त आलियान शाह ने उसे धमकी दी कि वो उसके दोस्त पवन जहांगीर से बात कर ले। नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। 3 से 4 दिन बाद पवन जहांगीर ने इंस्टाग्राम पर पहचान के बाद वीडियो कॉल किया और उसे पिस्तौल भी दिखाया। धमकी भी दी गई। 8 अक्टूबर को पवन जहांगीर ने डरा धमकाकर उसे चूरू बुला लिया, जहां वे अपने दोस्त राजपाल, जो अपने आप को पुलिस कांस्टेबल बता रहा था, उसके साथ लोहिया कॉलेज के पास गली में एक कैफे के कमरे में ले गए, जहां दोनों ने पिस्तौल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। इसके बाद पवन जहांगीर और राजपाल ने उसे एक बोलेरो ड्राइवर राहुल के हवाले कर दिया। राहुल ने भी उसके साथ इस दौरान दुष्कर्म किया। डर की वजह से उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। पवन जहांगीर करी मेरे साथ जबरदस्ती। बिग बाद में भी को फ्रेंड को भी रूम दिलायो राजपाल, वो मेरे साथ जबरदस्ती करी। बैठा समय वे उसी हालत में मैंने एक गाड़ी में उठाया बोलेरो। बिग बाद में मैंने बीच रास्ता में घुसाया। जब और खबर 12 से है, जहां पॉक्सो कोर्ट ने बलात्कार और अपहरण के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 साल पहले कवाई थाना क्षेत्र में आरोपी विशाल यादव ने 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल को 1 साल पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी जब से जेल में ही है, जिसे अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। और
कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर जिले के कामा को जिला बनाने की मांग तेज होती जा रही है। इसके लिए लगातार 6 दिन से लाल दरवाजे पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जिला बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे 2 लोग पेट्रोल की बोतल लेकर मंदिर की छत पर चढ़ गए और आत्महत्या का प्रयास भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। काफी समझाइश के बाद दोनों को नीचे उतारा गया। तो वहीं टोंक जिले के उनियारा में निजी स्कूल प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में जमकर हंगामा हुआ। निजी स्कूल परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा और विधायक हरीश चंद्र मीणा आमने सामने आ गए। विधायक अपने उद्बोधन में अनिल शर्मा के भाषणों का तर्क दे रहे थे। इसी से नाराज हुए निजी स्कूल के शिक्षकों ने विरोध कर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं विधायक समर्थकों ने विधायक जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम में माहौल बिगड़ता देख मुख्य स्थानों पर 5 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। विधायक समर्थकों और निजी स्कूल संचालकों में इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हमको नागवार गुजरे उनका जवाब, एक जनप्रतिनिधि का जनता को जवाब नागवार गुजरा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आरटीई में सलाहकार हूं, न कि सरकार का सलाहकार हूं, राइट टू एजुकेशन में, और उसमें जो अपना पद है उसके लिए सरकार को जो सलाह देनी थी वो भी देता हूं और जो उसका काम हो बखूबी खुले में निभाता हूं। कोई विरोध नहीं हुआ, उन्होंने अपनी मांग में रखी, हमने जो भी अपने जवाब रखे, और दोनों चीज वो तो खुद सरकार के, राजस्थान में राज्य सरकार के सलाहकार हैं, तो खुद हमसे बड़ी पोजीशन में है सरकार को सलाह देने में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूरू, झुंझुनू और बीकानेर की ये तस्वीरें हैं। तीनों जगहों पर रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो वेतन विसंगति सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने ढोल बजवाकर प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानने पर 24 नवंबर को उन्होंने चक्का जाम और हड़ताल की भी चेतावनी दी है। ढोल बजाओ सरकार जगाओ के तहत कर्मचारियों ने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने गठित संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के 52 डिपो और 3 कार्यशालाओं में प्रदर्शन किया, जिसमें डिपो में कार्यरत कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल रहे। झुंझुनू में भी डिपो के अंदर कर्मचारियों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता महिपाल भांबू ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह और पेंशन देने जैसी मांगों को लेकर 2 महीने से संघर्ष समिति अपने ज्ञापन दे रही है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई बात नहीं की। जो प्रदर्शन है वो राज्य सरकार को 2 महीने से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उसको जगाने के लिए है, सिर्फ जगाने के लिए। किस लिए कि हमने जो डिमांड चार्ट दिया था उसके ऊपर वार्ता नहीं की तो वो लोगों को जगाने के लिए, जनता को बताने के लिए कि राज्य सरकार ने 2 महीने से कर्मचारियों से, नेताओं से, संघर्ष समिति से वार्ता नहीं की। तो वहीं बीकानेर में आज रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड पर ढोल बजाओ सरकार जगाओ के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे 24 नवंबर को चक्का जाम करेंगे। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से किसान प्रदेश में खाद के लिए परेशान हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर सवाई माधोपुर की है तो दूसरी तस्वीर टोंक की है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं खाद के लिए किसान कितने परेशान हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगाने को किसान मजबूर हैं। बड़ी संख्या में खाद लेने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंच रहे हैं तो खाद की कमी के चलते उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां इन दिनों खाद को लेकर मारामारी है। किसान लाइन में लगे रहे हैं, लेकिन खाद है कि मिलता ही नहीं।
खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में उस वक्त हंगामा मच गया जब डीलर की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिया गया। फिर क्या, किसानों ने खाद नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। साथ ही खंडार सवाई माधोपुर मार्ग भी जाम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शुक्ला चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से लगातार समझाइश करने में जुट गई, लेकिन ग्रामीण खाद की पर्याप्त आपूर्ति की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं टोंक जिले में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। खाद लेने के लिए जिला मुख्यालय पर क्रय विक्रय सहकारी समिति पर आज किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भाजी। खाद की कालाबाजारी की खबरों के बीच अब जमाबंदी की नकल दिखाकर ही खाद का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में किसानों की मुश्किल और बढ़ गई है। क्रय विक्रय सहकारी समिति पर प्रशासन की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने से भगदड़ भी मच गई। यहां 1100 कट्टे आने की जानकारी मिलते ही किसानों की भीड़ जमा हो गई। करीब 1000 किसानों की भीड़ लगी रही। ऐसे में जिला प्रशासन के खाद वितरण के दावे फेल होते नजर आए। मेरा नाम राम सिंह यादव है और बहुत सारी भीड़ है और ये आधार की बजाय राशन भी मांग लेते हैं और कुछ मांग लेते हैं, कट्टे भी नहीं देते और परेशान कर रहे हैं लोगों को। कभी आधार मांगते हैं, कभी राशन मांगते हैं, कभी नकल मांग लेते हैं और ऐसे परेशान कर रहे हैं कभी। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्थान की उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने 12 जुलाई 2019 को 24 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति के सदस्यों में शिक्षाविद, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, चिकित्सक और बाल अधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल किए गए हैं। अब सरकार चुनाव से पहले इस कानून को लागू करने की बात कह रही है। इसके संकेत हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में आरयू छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी द्वारा कानून की मांग पर राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने दिए। कोई भी इस तरीके की जो बात है जो सामने आती है उस पर अंकुश लग सके और गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। प्रदेश की ये राजधानी जयपुर के अंदर कोचिंग संस्थानों के अंदर मनमानी से फीस बढ़ाई जाती है, उसके ऊपर कोई नियम लागू करना चाहिए। उधर झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को रवाना करने से पहले जनसभा को संबोधित किया। खेतड़ी के पोलो ग्राउंड में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व गुरु था और अब फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा प्रतिष्ठान नहीं है जो भारतीय दिमाग पर आश्रित नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारी मानव शक्ति का कहीं कोई अंदाजा नहीं है, हमारी मानव शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया के अंदर कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो भारतीय दिमाग पर आश्रित न हो। और खबर कोटा से है, जहां अब आईपीएल जैसे बड़े मैच देखने को मिल सकते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के जेके पवेलियन स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जेके पवेलियन स्टेडियम को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मंत्री ने स्टेडियम में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे मैच का भी लुत्फ उठाया। शुरुआत तो खैर पहले से भी हो चुकी है, कई बार हुए मैचेस यहाँ पर। कई नेशनल प्लेयर जो हैं, जो इंडिया खेलते हैं, वो भी यहाँ पर इस ग्राउंड पे आ चुके हैं। लेकिन आज भी ये फिर प्रयास जो किया जा रहा है, इसका प्रयास की हम तो सराहना करते हैं भाई।
स्टेडियम को लेके बात है, इसको और डेवलपमेंट हो जाए। स्टेडियम में जो भी डेवलपमेंट होगा, अभी पास में देखिए आप सारा डेवलपमेंट किया स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम वगैरह सब कुछ बना है। इसमें भी क्रिकेट के स्टेडियम में भी, चूँकि तो प्रॉपर्टी नगर विकास न्यास की है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।